गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आज हम इस क्लास में देखेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, इन सभी पहलुओं पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। यानी हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा संसाधनों में भी हम दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन पढ़ते हैं। एक तो परंपरागत होते हैं और एक अपरंपरागत होते हैं। हम दोनों प्रकार के ऊर्जा संसाधनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज ओनली हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि ऊर्जा संसाधन, सर ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, सर ऊर्जा क्या होती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यहां पर समझने वाले हैं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, फिर मैं ताकि अपनी क्लास को प्रारंभ कर सकूं। आज थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ है, आपको लग भी रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस क्लास में अपनी एनर्जी कम होने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। चलिए जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। शिवांगी गुड आफ्टरनून सर, गणेश सिंह जय हिंद बेटा, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। बलवीर यादव गुड आफ्टरनून, अर्जुन सिंह गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग, फिर हम देखने का प्रयास करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। जल्दी आ जाइए, बिल्कुल। शिवांगी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून मेरा सभी बच्चों को नमस्कार। जल्दी से आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, ताकि बगैर ज्यादा समय गवाए हुए आज का हम जो टॉपिक है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ा हम फिजिक्स का सहारा लेंगे। ऊर्जा को समझने के लिए, एनर्जी को समझने के लिए थोड़ा हमें फिजिक्स में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम जा सकते हैं फिजिक्स में, हमारे पास बंदिश नहीं है। हम आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स में ले जाके ऊर्जा के बारे में दो चार बातें बेसिक बता देंगे। उसके बाद फिर ऊर्जा संसाधन के बारे में बताएंगे। ऊर्जा संसाधन का मतलब ऊर्जा कहां कहां से किस किस स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। कुछ उसमें परंपरागत है, यानी बहुत पहले से हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते आ रहे हैं। कुछ उसमें अपरंपरागत है, यानी कि अभी फिलहाल उनका जन्म हुआ है। तो आज के वीडियो में हम ओनली परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ही देखेंगे। आप सभी लोग आ जाइए। हेलो सर बेटा, हेलो, बिल्कुल चंद्रवीर सिंह गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ सर? शिवांगी, देखिए पृथ्वी ग्रह का एक कीड़ा हमें रात को काट गया और उसकी वजह से हमारी आंखों में सूजन, मुंह में सूजन, बुखार, उल्टी सब कुछ हुआ। हमें रात भर हम सोए नहीं और इस पृथ्वी ग्रह का जो कीड़ा था पता नहीं कहां गायब हो गया हमको काट के। बताइए, पृथ्वी ग्रह पर इतने खतरनाक खतरनाक कीड़े हैं, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ, प्रदीप यादव गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर मैं अपनी जो क्लास को प्रारंभ करता हूं। वीडियो को लाइक करते रहिए और क्लास को एंजॉय करते रहिए। देखिए, चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास के बारे में। सबसे पहले इस शब्द को हम समझने का प्रयास करेंगे कि सर ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, जरा हमें इसको समझाने का प्रयास करें। चलिए, थोड़ा बहुत हमें फिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, हम ले सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। चलिए पहले हम ऊर्जा समझते हैं, उसके बाद समझेंगे सर ऊर्जा संसाधन, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, क्या देखने वाले हैं बच्चों यहां पर? सबसे पहले हम देखेंगे सर ऊर्जा संसाधन के बारे में, तो हम बाद में देखेंगे। पहले ये शब्द है यहां पर ऊर्जा, इसको आप बताने का कष्ट करें कि ये होती क्या है, ऊर्जा क्या है। अब हम आपको बताते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है बच्चों? जो कार्य करने की क्षमता होती है, क्या कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे आप कार्य करते हो ना, कार्य मतलब कोई भी काम करते हो, तो वो कार्य करने की क्षमता कहां से आती है आपके अंदर, वो क्षमता ही आपकी ऊर्जा कहलाती है। कहते हैं ना हम लोग कि मेरे शरीर की ऊर्जा नहीं है, मुझ में इस समय एनर्जी नहीं है, काफी थक गया हूं या काफी दिक्कत हो रही है, एनर्जी नहीं है मेरे शरीर के अंदर, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अर्थात कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता आपके अंदर यदि नहीं है तो ऊर्जा खत्म हो रही है आपके शरीर के अंदर। और कार्य करने की क्षमता आपके शरीर में है तो कह सकते हो कि मेरे शरीर में अभी बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है। जैसे कि इस समय मैं बीमार हूं तो मेरे शरीर में एनर्जी लॉस है, एनर्जी निकलता हुआ जा रहा है, चाहे वो बुखार के माध्यम से, चाहे वो लूज मोशन के माध्यम से, चाहे जो कीड़े ने काट लिया है उसके माध्यम से। तो ऊर्जा क्या होती है? इसको इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। सर कार्य करने की क्षमता होती है, क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आप काम भी नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो वह कार्य नहीं कर पाएगा। दीवार
दीवार देखिए आपने, दीवार क्या कोई कार्य करती है? नहीं सर, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। मनुष्य, मनुष्य क्या कोई कार्य कर सकता है? हाँ सर, मनुष्य कार्य कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है। पशु, पशु क्या कार्य कर सकता है? हाँ सर कर सकता है, उसके अंदर एनर्जी होती है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या चल सकती है? हाँ सर चल सकती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्राप्त करती है। किससे? लाइट के तारों से, वहां से एनर्जी मिलती है। तो बहुत सारी डिटेल में देखने का प्रयास हम करेंगे। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। हाँ आदित्य सिंह, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। जरा देखिए, थोड़ा हमें बताना पड़ रहा है ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये तो सर ऊर्जा के बारे में बताया, ऊर्जा कहलाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, ऊर्जा आपने समझा दी हमें। ये तो जानते ही हो, ऊर्जा का मात्रक तो ये सब जानते ही हो, जूल वगैरह होता है, इसको पढ़ाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे यहां पर ऊर्जा के स्रोत। क्या देखेंगे? ऊर्जा के स्रोत, कि सर ऊर्जा कहां कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उनको बोला जाता है ऊर्जा के स्रोत। कि सर स्रोत का मतलब क्या है? स्रोत का मतलब है बेटा जहां से हम लोग ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से ऊर्जा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत। जैसे आपने अपने घरों में सुना होगा, आपकी आमदनी का स्रोत क्या है? सुनते हो ना आप लोग, आपकी आमदनी का स्रोत क्या है, आप किस जरिए से पैसा कमाते हो। ऐसे ही ऊर्जा का भी स्रोत होता है कि ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है, हमें ऊर्जा हम प्राप्त कहां से करते हैं, उनको बोला जाता है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं। हालांकि हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में ही अभी पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ पढ़ने वाले नहीं है आज की क्लास में। तो ये क्या है ऊर्जा के स्रोत? जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोला जाता है? ऊर्जा के स्रोत। जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि कोयला, आपको खूब पता है कि सर कोयला से हमें एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्या हो गया? कोयला ऊर्जा का स्रोत हो गया। वायु, वायु से भी आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, तो सर वायु क्या हो गई? वायु भी स्रोत हो गया ऊर्जा का। सर पानी, पानी से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। हाँ सर पानी भी ऊर्जा का स्रोत हो गया। सर सूरज, सूर्य हमारा, सौर जो है हमारा, क्या उससे भी एनर्जी प्राप्त की जाती है? हाँ सर उससे भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा के स्रोत हैं जहां से हमें ऊर्जा मिल सकती है। क्या इस कलम से आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो मेरे लाल और लालियों? क्या इस कलम से आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो? आप कहोगे सर ये कैसा प्रश्न है? हाँ ये प्रश्न है, यानी कि आप इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हो कि ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं, कपड़ा जो मैं पहना हुआ हूं, क्या आप इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिन चीजों से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उनको ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है कि सर ऊर्जा का स्रोत है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कसम से आज तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैंने क्लास आपके लिए रख ली है ताकि जो आपकी पढ़ाई है वो ब्रेकआउट ना हो, टूटे नहीं। तो ये क्या होगा बेटा? ऊर्जा के स्रोत। अब स्रोत हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है सर परंपरागत, परंपरागत स्रोत पढ़ेंगे हम। कौन सा? परंपरागत। परंपरागत का मतलब आप जानते हो? परंपरागत का मतलब है, जैसे आपने अपने घरों में भी सुना होगा, हमारे यहाँ तो भैया परंपरा है दूल्हा तो घोड़ी पर बैठ के ही जाएगा। हमारे यहाँ तो परंपरा है दूल्हा तो घोड़ी पर बैठ के ही जाएगा। परंपरा का मतलब है जो सदियों से या कई वर्षों से चला आ रहा है, उसको हम परंपरागत स्रोत बोलते हैं। अर्थात यहां पर हम उसका अर्थ क्या लगाएंगे कि जो कई वर्षों से उससे ऊर्जा प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, हम उसको परंपरागत स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोयला वगैरह, कोयला वगैरह बहुत वर्षों से हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। तो सर अपरंपरागत स्रोत क्या होता है? अपरंपरागत स्रोत का मतलब है कि ऐसा स्रोत ऊर्जा का जो अभी फिलहाल ही में हमने खोजा हो, उससे हम फिलहाल में ही ऊर्जा प्राप्त करते हो, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है? ये सभी अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन यहां पर अगर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात करोगे तो सर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का मतलब है कि जो परंपरा चली आ रही है, पहले भी हम कोयला से निकालते थे, आज भी हम कोयला से निकालते हैं एनर्जी। तो कहने का मतलब ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा वीडियो है, उसमें हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में ही
पढ़ने वाले हैं। हाँ, जो सदियों से चला आ रहा है। वेरी गुड सोनी सिंह, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बेटा प्रणाम। जल्दी से सभी बच्चे कहाँ चले जाते हो? देखो मेरी तबीयत खराब है, सच बता रहा हूं, मेरी आंखें भी सूज रही हैं, आपको दिख भी रहा होगा, मेरा गला भी बिल्कुल बैठा हुआ है, आवाज भी नहीं निकल रही, फिर भी मैं लगातार एनर्जी बनाए हुए हूं। और इस समय आप ध्यान रखिएगा, मुझे 100 बुखार है, 100 फारेनहाइट बुखार में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते। पता है, मेरी फैमिली ने अभी मुझसे कहा था कि आप मत जाइए पढ़ाने के लिए, छुट्टी कर दीजिए, जब तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मतलब। मैंने कहा नहीं, बच्चों का जो स्टडी है बच्चों की वो ब्रेकआउट हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाएंगे बच्चे। तो मैं आया घर से, और देखिए मुझे इतना जुकाम है, रूमाल भी साथ में लेके आया हूं, वैसे मैं रूमाल रखता नहीं हूं, और मुझे दिक्कत भी हो रही है क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है, ऊर्जा की कमी है, फिर भी लगातार मैं आपको उसी ऊर्जा के साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो पहले पढ़ाता था। पानी भी रखा है मैंने, एसी को भी बंद कर रखा है मैंने, एसी नहीं चलाई, ओनली पंखे से ही काम चला रहा हूं, फिर भी पता नहीं आप लोग कहां कौन से गलियों में घूमते रहते हो, समझ में नहीं आता। ठीक, हाँ देखिए इतनी सारी अच्छी बातें, हम परेशान हैं, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर मान के चलिए मैं इस क्लास को ना भी लूं तो मुझसे तो कुछ कहने वाला नहीं है, आप भी कुछ नहीं कह सकते, कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं रेस्ट पर हूं, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो ये मेरा अधिकार है कि मेरी अगर तबीयत सही नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा या नहीं कुछ काम करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने आप सब बच्चों को अपना समझ के मैंने सोचा चलिए बच्चे हैं, अब थोड़ा बहुत जो है सह लेंगे परेशानी, बच्चों को पढ़ाते हैं। और वास्तव में 100 फारेनहाइट बुखार में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पसीना है मुझे फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। अब बुखार उतरने वाला है क्योंकि मैंने टैबलेट खा रखी है। इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम से आ जाया करिए और क्लास को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा बहुत जहां मुझे लगता है कि फिजिक्स की जरूरत है, जहां मुझे लगता है केमिस्ट्री की जरूरत है, जहां मुझे लगता है बायोलॉजी की जरूरत है, सामाजिक विज्ञान को समझाने में मैं साम दाम दंड भेद सभी अपने जो है लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। वरना मुझे फिजिक्स से क्या मतलब, मैं कोई फिजिक्स का टीचर थोड़ी हूं, केमिस्ट्री का टीचर थोड़ी हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि बच्चों को कैसे भी समझाया जाए, किसी भी तरीके से समझाया जाए, बच्चों के दिमाग में छाप दी जाए ताकि बच्चे इसको हमेशा के लिए याद रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ये बेटा आज के हमें लेक्चर में क्या पढ़ना है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। क्या पढ़ना है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। चलिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पर हम पहुंचते हैं कि सर ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते क्या है। देखिए अब यहां पर हालांकि मैंने आपको समझा दिया है ऊर्जा संसाधन के बारे में, लेकिन थोड़ा और समझ लेते हैं। ऊर्जा संसाधन, मनुष्य के सभी क्रियाकलाप ऊर्जा से संचालित होते हैं। ये बच्चों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आजकल मनुष्य की जो निर्भरता है कहीं ना कहीं वह ऊर्जा पर अत्यधिक हो गई है। मनुष्य के आप जितने भी काम उठा के देख लीजिएगा उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता होगी, चाहे वो मोबाइल से लेके, लैपटॉप से लेके, या टीवी देखने से लेके, या रेलगाड़ी में घूमने से लेके, या बाइक पर घूमने से लेके, मतलब मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप हैं बच्चों कहीं ना कहीं वो किससे संचालित होते हैं, किससे होते हैं, ऊर्जा से। आप देखिए मोबाइल चला रहे हो उसमें बैटरी वगैरह है, उसमें भी ऊर्जा है, लैपटॉप चला रहे हो उसमें भी है, कार में घूम रहे हो, बाइक में घूम रहे हो, एसी चला रहे हो, सब कुछ ये क्या है आपका ऊर्जा से चलता है। तो मनुष्य कहीं ना कहीं हमारी जो डिपेंडता है वो ऊर्जा पर है, ऊर्जा से हमारे सभी काम संचालित होते हैं, जैसे कि भोजन बनाने में, प्रकाश व्यवस्था करने में, घर में लाइट वगैरह करने में, गाड़ियों के संचालन में, तथा उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आप भी जानते हो कि मनुष्य के बहुत सारे काम किस पर निर्भर करते हैं, ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, चाहे वो अपने घर पर लाइट की व्यवस्था करना हो, चाहे हमें खाना बनाना हो, चाहे हमें अपने उद्योगों के लिए मशीन चलाने के लिए लाइट की व्यवस्था करना हो। अदिति सिंह सर आई एम न्यू, मुझे टाइम नहीं पता। हाँ अदिति ठीक दोपहर के 12 बजे आप लोग आ जाया करिए, 12 बजे हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास जबरदस्त होती है। हाँ फ्राइडे सैटरडे संडे को। हाँ मनुष्य को हर काम में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, नाभिकीय खनिज तथा विद्युत निर्माण द्वारा किया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का निर्माण कैसे किया जाता है, ऊर्जा को कहां कहां से बना के प्राप्त किया जाता है, चाहे वो ईंधन खनिज हो, चाहे वो जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हो गई, ये ईंधन खनिज हैं, चाहे वो नाभिकीय खनिज हो जैसे कि यूरेनियम वगैरह है, थोरियम वगैरह है, चाहे वो आपका विद्युत निर्माण द्वारा
किया जाता है। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके से ऊर्जा के ऊपर डिपेंड हैं, ये बात हमारी सत्य है। बिल्कुल सोनी सिंह, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में विभाजित किया जाता है। अभी हमने आपको बताया ऊर्जा जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत और एक अपरंपरागत, या उसको गैर परंपरागत भी बोल सकते हैं। चलिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में जलावन, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत शामिल है। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। यानी कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, उसमें मिलेगा आपको, यानी जो उपले, कंडे वगैरह होते हैं जो गोबर से बनाए जाते हैं उनको उपले बोला जाता है, वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सीएनजी वगैरह, और विद्युत, ये तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जो हमारी कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, तो इनको हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। जबकि गैर परंपरागत क्या होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। पहले सौर ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ था, इसका अभी फिलहाल में खोज हुआ है, ज्यादा वर्ष नहीं हुए। पवन ऊर्जा, यानी कि वायु से हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे एक लगा होता है पंखड़ी, उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है बेटा जब हमारे यहाँ पर तरंगे, समुद्र में लहर तरंगे आती हैं तो उसकी सहायता से भी हम ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं। बायोगैस, ये भी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और परमाणु ऊर्जा भी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, या अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत इनको माना जाता है। गैर परंपरागत किसे कहते हैं? गैर परंपरागत का मतलब है जो परंपरा से नहीं प्राप्त हो रहा हो, वो अभी फिलहाल ही में हमें प्राप्त हो रहा हो। जैसे कि आपने देखा होगा, आप देखते हो कि सर हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परंपरा के अनुसार हो रही हैं। परंपरा मतलब जानते हो ना, घरों में, गांव में कहते हैं कि सर परंपरा है हमारे यहाँ तो कि बड़ों के सामने हमारी जो, हमारे घर की जो बहुएं हैं या जो महिलाएं हैं वो कुर्सी पर नहीं बैठती। आपने देखा होगा बहुत सारी परंपराएं होती हैं, तो उनको हम परंपरागत बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर परंपरा है भाई लोगों कि हमारे यहाँ की जो बहुएं हैं या जो हमारी यहाँ की जो बेटी हैं वो बड़ों के सामने कुर्सी पर या बराबर में नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि वो ऐसा चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है, तो हम भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। जबकि गैर परंपरागत क्या होगा, गैर परंपरागत का मतलब है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो कुर्सी पर बैठेंगे, हमें क्या मतलब। तो ये क्या हुआ, गैर परंपरागत, यानी कि जो परंपरागत नहीं होते उनको हम गैर परंपरागत के नाम से जानते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा पहले प्राप्त थी? हमें नहीं थी। लेकिन कोयले से ऊर्जा पहले भी प्राप्त थी, आज भी प्राप्त है हमें, लेकिन सौर ऊर्जा हमें पहले प्राप्त नहीं थी। पवन ऊर्जा पहले से प्राप्त नहीं थी हमें, इसकी जो खोज है या इसका जो निर्माण है अभी फिलहाल के कुछ वर्षों में ही हमें देखने को मिला है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। शिवानी रमन, हेलो सर जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। हमारे यहाँ रिवाज है सर, हाँ उसे परंपरा बोलते हैं, परंपरा या रिवाज, रीति रिवाज जिसको बोला जाता है। हाँ तो मर गए रे। तो ऐसे इसको हम समझ सकते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। ग्रामीण भारत के घरों में ऊर्जा की जरूरत के लिए 70% तक जलावन उपलों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो गांव के जो मकान होते हैं या गांव के लोग होते हैं, जितनी वो एनर्जी चाहते हैं उनमें 70% जो एनर्जी होती है वो उपलों से उन्हें प्राप्त होती है। उपलों से, यानी जिसको कंडे बोलते हैं, गोबर से बनाए जाते हैं, महिलाएं बनाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा जिसके यहाँ गाय भैंस रहता है। घटते वनों के कारण इसका उपयोग कठिन हो गया है। कई क्षेत्रों में उपलों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कृषि में जैविक खाद के रूप में गोबर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कई क्षेत्रों में क्या हुआ है, जो उपले बनाए जाते थे उसको बंद करवा दिया गया है, और जो गोबर होता है उस गोबर का प्रयोग कहां पर, कृषि में जैविक खाद के रूप में हम लोग करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो बातें हैं आज हमें यहां पर समझनी है। हाँ बिल्कुल,
हाँ, उपले का मतलब होता है वही कंडे जो होते हैं गोल गोल गोबर के बनाए जाते हैं, गांव में उसको कंडा भी बोलते हैं, थोड़ी सही भाषा में उपले बोला जाता है। हाँ सर, देखे हैं, बिल्कुल देखा होगा। अब देखते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पहला स्रोत कौन सा है। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। पहला स्रोत है कोयला। कौन सा है सर? कोयला। कोयला के बारे में शायद ही कोई बच्चा होगा जो जानता नहीं होगा। इससे हमें एनर्जी मिलती है, ये हमारे एनर्जी का स्रोत है। कैसा स्रोत है? परंपरागत। ध्यान रखना, पूछा जाता है आपसे निम्न में से कौन सा स्रोत परंपरागत है या कौन सा स्रोत परंपरागत नहीं है, ये आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलिए कोयला के बारे में देखते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत में कोयले पर निर्भरता अधिक है। हमारे यहाँ पर जो कॉमर्शियल है या जो व्यापार है, जहां उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं वो कोयले के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा मालगाड़ी में भर भर के कोयला जाता है। आप कभी घूमने रेलगाड़ी से गए होंगे तो आपने मालगाड़ी को देखा होगा, उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोयला इधर से उधर ले जाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वगैरह जो कोयला लाया जाता है, उससे आपकी बिजली बनती है, ताकि जो नोएडा या एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं उनको 24 घंटे बिजली प्राप्त कराई जा सके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, उद्योग धंधे ज्यादा हैं यहाँ पर, और आप जानते हो मशीनों को चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता होगी, तो कहीं ना कहीं वो लाइट कहां से बनाई जाती है? कोयले से बनाई जाती है। यह एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, ताप विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग कहां किया जाता है? ऊर्जा यानी कि बिजली बनाने के लिए, ऐसे भी समझ सकते हो। कोयले का निर्माण वनस्पतियों के लाखों वर्षों तक संपीड़न के बाद होता है। संपीड़न की मात्रा, गहराई तथा संपीड़ित होने की अवधि के अनुसार कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है। ये हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स तथा एंथ्रेसाइट। यानी कि कोयले के 4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो कई करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी के अंदर सड़ गल के अब जो निकल के आते हैं, उनको जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग देखते हैं। उन्हीं में से हमारा एक कोयला है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले कई सारी वनस्पतियां, कई सारे मनुष्य यहाँ पर दब चुके होंगे पृथ्वी के अंदर गर्भ में, अब उनका निर्माण हो चुका है इस कोयले के रूप में। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमेन्स तथा एंथ्रेसाइट। अब देखोगे सर ये 4 प्रकार का है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, ये जरा बताने का प्रयास करें। क्या सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? बच्चों ध्यान रखना, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है चारों प्रकार के कोयले में। ये याद रखना, एंथ्रेसाइड जो कोयला है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है, जो हमें ज्यादा ऊर्जा देने की कोशिश करता है। अब देखते हैं यहां पर पीट कोयला दलदली भागों में पादपों के संपीड़न से उत्पन्न होता है। इसमें कम कार्बन तथा नमी की अधिक मात्रा होती है, ताप क्षमता भी निम्न होती है। किसमें? पीट कोयला। कह सकते हैं जो पीट कोयला है ये निम्न कोटि का कोयला है, ज्यादा अच्छा कोयला नहीं है। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला है, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या होता है? इसमें कम कार्बन मिलेगा आपको, लेकिन नमी की मात्रा ज्यादा होती है। लिग्नाइट एक निम्न दर्जे का भूरे रंग का कोयला है। यह मुलायम होता है तथा इसमें नमी की मात्रा भी पाई जाती है। तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट कोयले का विस्तृत भंडार आपको देखने को मिल जाएगा। इस कोयले को उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इस कोयले का उपयोग कहां पर किया जाता है? ताप विद्युत उत्पादन में, यानी कि जो विद्युत बनाई जाती है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स, एंथ्रेसाइड। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। हाँ नमस्ते बेटा, मैथ कर ले। नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। चलिए आगे चलते हैं। अब बिटुमेन्स कोयला उच्च तापमान के कारण बनता है तथा अधिक गहराई में दबा होता है। बिटुमेन्स को लोहा प्रगलन के लिए बेहतर माना जाता है। वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए यह कोयला श्रेष्ठ माना जाता है। यानी जो बिजनेस के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए बिटुमेन्स जो कोयला है ये सबसे अच्छा माना जाता है। अब आते हैं एंथ्रेसाइड पर। इसकी क्या क्वालिटी है इसको देखते हैं। एंथ्रेसाइड सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त कोयला है। यह कठोर तथा उच्च ताप प्रदान करता है। यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला आपका एंथ्रेसाइड ही है चारों प्रकार में।
भारत में प्राप्त कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भीय युगों की चट्टानों की परतों में मिलता है। पहला गोंडवाना, जिसकी आयु 20 करोड़ वर्ष है। समझ लीजिए, जो गोंडवाना चट्टाने हैं उनकी आयु 20 करोड़ वर्ष पहले वो चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। उन्हीं चट्टानों में हमारा कोयला देखने को मिलता है। दूसरा टर्सरियर निक्षेप, जो 5.5 करोड़ वर्ष पहले निर्मित हुआ है। यानी कि जो हमारा जो कोयला है वो दो प्रकार की चट्टानों में हमें देखने को मिलेगा, एक तो गोंडवाना और एक टर्सरी। क्या? टर्सरी। गोंडवाना 20 करोड़ वर्ष पहले की चट्टाने हैं और टर्सरी क्या है, अभी लगभग 5.5 करोड़ पुरानी चट्टाने यहां पर होती हैं। हाँ, पीट सबसे खराब होता है, इसमें 30% से भी कम कार्बन होता है। हाँ, बहुत अच्छे। गुड आफ्टरनून राजेश शर्मा, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, हाँ, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा है। इन चारों कोयला में कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बेस्ट है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और जो पीट किस्म का कोयला है इसमें जो कार्बन की मात्रा है बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसलिए इसे निम्न कोटि का कोयला भी कहते हैं। बिल्कुल, मैं तो मेंटी दे रहा हूं चंद्रवीर सिंह। अरे मेंटी दे लीजिए चाहे कुछ दे लीजिए, पढ़ो कैसे भी पढ़ो। गोंडवाना कोयले का प्रमुख क्षेत्र दामोदर घाटी है, जो पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में स्थित है। यानी जो गोंडवाना जो चट्टाने हैं जिनसे हमें कोयला प्राप्त होता है वह कहां देखने को मिलेगा, वो चट्टाने कहां देखने को मिलेंगी? दामोदर घाटी, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में आपको देखने को मिल जाएंगी। झारखंड में कहां पर? झारखंड के झरिया तथा बोकारो। और पश्चिम बंगाल में कहां पर? रानीगंज में इसका निक्षेप अवस्थित है। यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये आपको गोंडवाना प्रकार की जो चट्टाने हैं ये कोयला आपको देखने को मिल जाएगा। गोदावरी, महानदी, सोन तथा वर्धा घाटी में भी गोंडवाना कोयले का भंडार है। मैंने आपको पढ़ाया था नदियों के बारे में, ये दामोदर नदी है, ये गोदावरी नदी है, ये वाली नदी है, वहां पर भी यहां पर आप देख सकते हो। टर्सरी कोयले का क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के राज्य जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में स्थित है। कौन सा कोयला सर? जो टर्सरी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, कौन सी टर्सरी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन राज्यों में आपको टर्सरी प्रकार की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में देखी जाती है। जय हिंद सर, जय हिंद। सर एंथ्रेसाइट कोल में कितने % कार्बन होता है? बेटा 70% से ज्यादा कार्बन होता है, लगभग 80 से 90% के बीच में कार्बन होता है एंथ्रेसाइट कोयले में। वर्षा कुर्मी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे लाइक करते रहें, सभी बच्चे शेयर करते रहें इस सेशन को, बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है हमारा। कोयला एक स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है। आप देखिए, आप कोयले का प्रयोग कर लोगे, अब जब कोयले का प्रयोग होने के बाद कोयले का भार घट जाता है, राख में तब्दील हो जाता है, क्योंकि यह प्रयुक्त होने पर राख में परिवर्तित होता है। इसी कारण कोयले पर आधारित उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में ही की जाती है जहां कोयले की खानें स्थित हों। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी कहने का मतलब कोयले से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों को वहीं पर लगाया जाता है जहां पर कोयले की खान आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आपसे कोई कहे कि कोयले से संबंधित जितने भी उद्योग हैं यहां दिल्ली में लगा दीजिए, नोएडा में लगा दीजिए, भाई साहब यहां कोयले की खान नहीं है। यहां कोयला लाने के लिए झारखंड से ट्रेन आएगी, पश्चिम बंगाल से ट्रेन आएगी, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो जो हमारे कोयले से संबंधित उद्योग हैं उनको वहीं पर लगाया जाता है जहां कोयला हमें देखने को मिलता है खानों के रूप में, या कोयला वहां पर स्थित होता है, वहीं पर हम क्या करते हैं, कोयले से संबंधित उद्योगों को स्थापित कर देते हैं। चलिए, अब दूसरा आता है हमारा पेट्रोलियम। क्या बच्चों? पेट्रोलियम। भाई साहब पेट्रोल से बाइक चलाते हो, क्यों नहीं चलाते? सब लोग चलाते हो, लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, उसी की बात कर रहे हैं हम यहां पर। कोयले के बाद पेट्रोलियम भारत में प्रयुक्त होने वाला दूसरा प्रमुख ऊर्जा संसाधन है। पेट्रोलियम का उपयोग ताप एवं प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक तथा विनिर्माण उद्योगों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तेल शोधन संयंत्रों के माध्यम से संश्लेषित वस्त्र, खाद, रसायन इत्यादि के उत्पादन की इकाइयां संचालित की जाती हैं। भारत में प्राप्त पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियर युग की चट्टानों के संपीड़न तथा भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। चूना पत्थर तथा
बलुआ पत्थर की सरंदों में पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सरंद तथा असरंद परतों के बीच बने फाल्ट में भी यह पेट्रोलियम पाया जाता है। हल्की होने के कारण गैस सामान्य रूप से तेल के ऊपर पाई जाती है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा हमारे यहाँ पर तेल की खानें हैं, ईरान वगैरह में आपने देखी होगी, वेनेजुएला में आपने देखी होगी, बहुत सारा तेल वहां पर देखने को मिल जाएगा पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? पेट्रोलियम का मतलब होता है बेटा उसमें डीजल भी होगा, मिट्टी का तेल भी होगा, और उसमें क्या होगा? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोल तार भी होगा। कोल तार जानते हो आप लोग? सड़क बनाई जाती है जिससे, जिससे क्या बोलते हैं गांव की भाषा में, क्या बोलते हैं? डाबर। कि सर डाबर से हमारे यहाँ सड़क बनाई जा रही है। वो सभी पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, सभी पेट्रोलियम से। मोम वगैरह वगैरह ये सब पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। सर यूपी बोर्ड कोर्स कम हुआ है क्या? बेटा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं देख लूंगा जब बताऊंगा। लेकिन हाँ एक खबर मैंने सुनी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा फरवरी या मार्च में होंगी, फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में। मेरे ख्याल से मार्च में इस बार आपकी प्रस्तावित है। टरसरी कौन सी चट्टानें हैं सर, यह कहाँ है? टरसरी चट्टानें पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेंगी। पूर्वोत्तर भारत यानी भारत के जो पूर्व उत्तर में जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर टर्शरी प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यही तो प्रॉब्लम है, यदि हम लोगों ने मैपिंग नहीं पढ़ी तो हम समझ नहीं पाते कि सर ये पूर्वोत्तर क्या है, पश्चिमोत्तर क्या है, उत्तर पश्चिम क्या है, बिल्कुल समझ नहीं पाते। इसके लिए जल्द ही सोमवार या मंगल से आपकी मानचित्र वाली कक्षा प्रारंभ हो जाएंगी। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% मुंबई हाई से प्राप्त होता है। यानी कहां से होता है 63%? मुंबई से प्राप्त करते हैं हम लोग। गुजरात में देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 18% तथा असम में कुल उत्पादन का 13% उत्कर्षित किया जाता है। यानी कि ये 2-3 जगह ही ऐसी हैं जहां से मुख्य रूप से हम लोग पेट्रोलियम को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ डिगबोई में बेटा, डिगबोई में। कोल तार होता है, कारतोल नहीं, कोल तार। कारतोल नहीं बोलते अदित सिंह, कोल तार बोलते हैं, कोल तार। मेंटी कब होगा? हाँ बिल्कुल मेंटी होगा। राजेश शर्मा जी मेंटी भी होगा। जरा कुछ पढ़ते ले, हम मेंटी तभी तो कर पाएंगे जब कुछ जानते हो। अब कुछ पता ही नहीं तो मेंटी देने से फायदा क्या? जब तक हमें थ्योरी पता नहीं होगी, जब तक मेंटी देने का कोई काम नहीं है। उसे भी हम जल्दी शुरू करते हैं। हाँ बेटा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। कौन सा? असम। डिगबोई, डिगबोई का याद रखना, नाम ये बहुत फेमस है। नहर कटिया और मोरन हुगरीजन असम के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर गुजरात का महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यानी डिगबोई वगैरह, नहर कटिया वगैरह, मोरन हुगरीजन वगैरह ये असम के हैं, और जो अंकलेश्वर है ये गुजरात का क्या है? महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र। यहां पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन इत्यादि होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि, आसवन विधि ये पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में, आ रहा है कुछ याद? हाँ उन्हीं विधियों के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले पेट्रोल, जो सबसे हल्की होती है उसको पेट्रोल कहते हैं, उससे थोड़ा भारी होता है उसको डीजल कहते हैं, उससे थोड़ा भारी होता है उसको मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन बोलते हैं, और सबसे भारी होता है उसको कोलतार बोलते हैं। जो आप लोग कहते हो कि सर डाबर, हमारे यहाँ पर सड़क डाबर की सड़क है, एक्चुअल में वो अच्छी भाषा में उसको कोलतार बोला जाता है, जो काला काला होता है जिससे सड़क बनती है हमारी। तेल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? मुंबई में। मुंबई में अगर भारत की बात करोगे तो मुंबई में, मुंबई का जो क्षेत्र है वहां से पेट्रोलियम हम सबसे ज्यादा निकालते हैं। देश का 63% भाग है वहां पर। और विश्व की बात करोगे तो विश्व में जैसे ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, अमेरिका हो गया, यहां पर तेल के बहुत सारे भंडार देखने को मिल जाएंगे। हाँ असम सबसे पुराना तेल उत्पादक है। हाँ सर बिल्कुल है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस, क्या? प्राकृतिक गैस,
इसको क्या बोलते हैं? सीएनजी। प्राकृतिक गैस बहुधा पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, तो यदा कदा अकेले भी पाई जाती है। यानी कि जो प्राकृतिक गैस होती है या पेट्रोलियम के साथ देखने को मिलेगी, अधिकतर जहां जहां पेट्रोलियम होगा वहां पर ये आपको प्राकृतिक गैस देखने को मिल जाएगी, लेकिन कभी कभार अकेले में भी यह पाई जाती है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, इसे ईंधन तथा कच्चे माल के रूप में समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है। यह पेट्रो रसायन उद्योग का श्रेष्ठ कच्चा माल माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, कि निम्न उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण हितैषी ईंधन के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। यानी क्या है, ये जो क्या बोलते हैं, हमारी जो प्राकृतिक गैस है, इसमें से निम्न हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, बहुत ही कम प्रदूषित होता है। इसलिए हम गाड़ी में सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा सीएनजी की गाड़ी सीएनजी से चल रही है, क्योंकि सीएनजी हमारा पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा। सीएनजी सुना होगा ना। इसे वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार देखने को मिल जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा या गोदावरी नदी घाटी बेसिन है, वहां पर आपको प्राकृतिक गैस का भंडार देखने को मिल जाएगा। सर पेट्रोल ठंडा क्यों होता है? उसमें कुछ डाला जाता है बेटा। चैप्टर कितने पर पहुंचे हैं? 5वां चैप्टर चल रहा है। उपयोग कहाँ होता है? उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं कि नहीं, गाड़ियों में भी कर लेते हैं, कच्चे माल के रूप में भी बहुत प्रकार से इसका उपयोग होता है। हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल सही पकड़े हो बच्चे लोग, क्या बिल्कुल सही पकड़े हो। कॉम्पैक्ट नहीं, कंप्रेस। ठीक। सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड की तरफ देखने को मिल जाएगा कोयला आपको सबसे ज्यादा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी तट पर बंबई हाई तथा खंबात की खाड़ी में प्राकृतिक गैस का भंडार है। पश्चिमी तट, अब जैसे यहां पर मैंने नाम लिया बेटा पश्चिमी तट, तो आपने यदि मैपिंग की कक्षाएं ली होंगी तो आप समझ गए होंगे कि पश्चिमी तट क्या होता है, या मुंबई कहां पर है, या खंबात की खाड़ी कहां पर है, आप समझ गए होंगे। जैसे देखो इसने क्या कहा है, मैं समझाता हूं इसके जरिए से। पश्चिमी तट कहा है इसने, तो चलिए अगर हमें मैप पढ़ा हो हमने तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि सर पश्चिमी तट क्या है, पूर्वी तट क्या है। ये भारत का प्रायद्वीपीय नक्शा है, ये सारा का सारा पश्चिमी तट है। क्या? पश्चिमी तट। ये यहां पर आपका गुजरात देखने को मिल जाएगा, और यहां आपको अपनी मुंबई देखने को मिल जाएगी। और ये क्या है? पूर्वी तट। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अभी हमने पढ़ा, और यहां पर पड़ती है खंबात की खाड़ी गुजरात के इधर। तो इसने क्या कहा है? इसने कहा है सर पश्चिमी तट पर मुंबई हाई तथा खंबात की खाड़ी में प्राकृतिक गैस का भंडार है। चलिए देखते हैं मैप में। पश्चिमी घाट का कौन सा हिस्सा? मुंबई हाई यानी कि ये वाला हिस्सा, और कच्छ की खंबात की खाड़ी ये जो गुजरात में है, यहाँ पर सीएनजी या प्राकृतिक गैस का काफी ज्यादा भंडार देखने को मिलता है। मैप पढ़ने से ये फायदा होता है, रटने की आवश्यकता नहीं होती। देशी गेमर हेलो सर, हेलो बिल्कुल, हाँ बेटा हेलो, सभी बच्चों को हेलो। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। आप कहोगे सर ये कहां पड़ता है, ये तो हमें पता ही नहीं, देखा ही नहीं हमने। चलिए दिखा देते हैं मैप के जरिए से। क्या कर देते हैं? दिखा देते हैं। यहां पर ये हो गया आपका अंडमान, और ये हो गया आपका निकोबार। कहां? बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में। यहां बंगाल की खाड़ी है, आप जानते हो, मैप आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो हमारी सोमवार या मंगलवार से कक्षाएं चालू होंगी। मेरी तबीयत सही रही तो मैं आपको मैप की कक्षाएं लूंगा आपके लिए, ताकि उसमें सब समझा सकूं। ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया, और यहां पर एक जगह पड़ती है जो इन दोनों को अलग करती है, जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अंडमान एंड निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं।
एक नहीं है, ये अंडमान अलग है और उसके दक्षिण में निकोबार पड़ता है। बीच में एक रास्ता है, पानी का रास्ता है, जिसे संधि बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। जैसे भारत के यहाँ पर क्या है, श्रीलंका, और ये क्या था, पाक जल संधि, जो वहां से अलग कर रही थी श्रीलंका को। ऐसे ही अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर मैप की कक्षाएं लोगे तो सारी जानकारी हो जाएगी। आकाशपाल, यस सर, बिल्कुल ठीक। तो अंडमान निकोबार में भी यहां पर देखने को हमें मिल जाएगा। पश्चिमी तट पर बंबई हाई तथा खंबात की खाड़ी में प्राकृतिक गैस का भंडार है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शायद डबल डबल लिख गया हमारे टाइपिस्ट से, कोई बात नहीं। मुंबई हाई तथा बसीन को पश्चिमी एवं उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य उद्योगों के क्षेत्र से जोड़ने के लिए 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया। इस पाइपलाइन से भारत में गैस उत्पादन में किया जाता है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल प्राकृतिक गैस का उपयोग उर्वरक तथा विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग हम लोग कर देते हैं। गाड़ियों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो पश्चिमी मुंबई है, सॉरी पश्चिमी तट है, वहां से हमारे उत्तर भारत के लिए किसका निर्माण किया गया है सर, पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, जिसको HVJ बोला जाता है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ बोला जाता है। हाँ 10 डिग्री, बिल्कुल बेटा 10 डिग्री। कसम से बच्चों बुखार तेज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कंपन कर रहा है मेरा शरीर। ऐसा लग रहा है मेरा चेहरा जैसे चाइना के लोग होते हैं, चाइना और जापान के लोग होते हैं, उनकी आंखें सूजी सूजी होती हैं, पता नहीं कैसे खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं, जान की सुन, पान की सुन, पता नहीं। ऐसे ही मैं लग रहा हूं कि आज मैं भी चाइना का व्यक्ति तो नहीं हूं, चाइना से तो नहीं आया। विक्की कुमार साहब, हाय सर, बिल्कुल बेटा, हाय सर। आज लग रहा है मुझे कि ये कीड़ा मुझे मिल जाए कहीं तो मैं इसकी वाट लगा दूं, बहुत मारूंगा इस कीड़े को अगर ये मिल जाए तो मुझे। पृथ्वी ग्रह पर बहुत बुरे बुरे हैं। ज्ञान जीएस, एक्सक्यूज मी सर, क्लास डेली चलता है यूट्यूब पे? या बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल डेली चलता है आपका क्लास, बुधवार को छोड़कर, बुधवार को छुट्टी रहती है। सर क्लास क्लोज कर दीजिए। नहीं बेटा, आप थोड़ा हम लेके रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। शुरू में हमने आपसे बोल दिया था कि देखो हम आपको अपनी एनर्जी कम नहीं होने देंगे, बेशक हम तकलीफ में हैं, बेशक हम तकलीफ में परेशान है, लेकिन आपको उसी ताकत के साथ, उसी एनर्जी के साथ पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। क्या हुआ, अब आता है आपका विद्युत। क्या आता है, विद्युत। ये विद्युत के खंभे हैं। देखो कल मैं आपको बच्चों अब्रक क्या पढ़ा रहा था, अब्रक पढ़ाया था मैंने आपको। अब्रक के ही बने हुए होते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा आपको, बड़ा भारी होते हैं, इनको उठा के देखना, ये सब अब्रक के बने हुए होते हैं, कल मैंने आपको समझाया था। सर आप चाइना के नहीं, मंगल ग्रह के हो। अब बेटा मंगल ग्रह का था, लेकिन अब ये पृथ्वी ग्रह का एक कीड़ा आ गया मेरे पास, उसने मेरे को अब चाइनीज बना दिया है। ऐसा लगता है कि मैं चाइना से आया हूं। उनकी आंखें होती है ना ये सूजी सूजी टाइप की, चाइना के या जापान के लोगों को देखिए आप, ऐसी होती है, भयानक भयानक। मुझे तो ऐसा लगता है क्रिकेट मैच वो नहीं खेलते, अगर क्रिकेट मैच खेलने लग जाए ना तो यही नहीं पता पड़ेगा कि कौन आउट हो गया और कौन अभी बचा है, सारे के सारे एक से ही लगते हैं। इसलिए शायद चाइना क्रिकेट नहीं खेलती, मुझे ऐसा लगता है। चलिए विद्युत के बारे में देखते हैं। वैश्विक स्तर पर विद्युत के अनुप्रयोग के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचक माना जाता है। इसके कारण इसके अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है। देखो ये कितनी गंदी बात कह रहा है। वैश्विक स्तर पर यानी किसी व्यक्ति का विकास तभी माना जाएगा जब वो ज्यादा से ज्यादा लाइट यूज करेगा, ज्यादा से ज्यादा बिजली का उपभोग करेगा। हालांकि कहीं ना कहीं ये सही बात भी है, जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बिजली का उपभोग करेगा, स्वाभाविक बात है उसका विकास ऑलरेडी हो रहा होगा। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक ज्यादा बिजली उपयोग कर रहा है तो स्वाभाविक बात है उसका विकास हो रहा है। अब हम लोग कहाँ ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग भी बिजली का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे तो हमारा भी विकास होगा। क्यों? क्योंकि बिजली का इस्तेमाल तभी तो करेंगे कि जब हमें कुछ पैसे की आमदनी आती हुई दिखाई देगी, तभी तो हम बिजली खर्च करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई फैक्ट्री खोल के फालतू में बैठ जाए, चलिए हमारी मशीनें बिजली से चलती रहेंगी चाहे हमें घाटा हो रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जा रहा है, ये है प्रवाही जल द्वारा, अन्य ईंधन द्वारा। बिजली का उत्पादन दो तरीके से किया जा रहा है, एक तो बहते हुए जल द्वारा। किसके द्वारा? बहते हुए जल द्वारा। सर बहते हुए जल से भी बिजली बनाई जा सकती है, क्यों नहीं बनाई जा सकती, क्या आफत है इसमें बनाने में, बनाई जाती है। और अन्य ईंधनों के द्वारा, जैसे कि थोरियम, कोयला, बहुत प्रकार से हम लोग बिजली को बना सकते हैं। बिजली का मतलब यहाँ विद्युत से। देखिए बिजली कोई शब्द नहीं होता, क्या बेटा? बिजली कोई शब्द नहीं होता, ये अशुद्ध होता है, बिजली नहीं बोलते उसको। बिजली तो हम लोगों की भाषा होती है, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, वो हम लोगों की भाषा होती है, जो गलत है। फिजिक्स में उसे बिजली नहीं कहा जा सकता, फिजिक्स में उसे बोला जाता है विद्युत। क्या? विद्युत बोलते हैं उसे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा, कल मैंने आपको बताया था विद्युत धारा के बारे में, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था। फिजिक्स में आपको बिजली देखने को नहीं मिलेगा, देखा है कभी बिजली लिखा हुआ? कुछ गंदे राइटर होते हैं जो गंदे किताब लिखते हैं, उन्होंने भले बिजली लिख दिया हो, लेकिन उसको विद्युत धारा बोला जाता है, विद्युत के नाम से हम लोग जानते हैं। सर आई एम न्यू स्टूडेंट गेमिंग विद सौरभ। बिल्कुल, आज से आप हमारे पुराने हो जाओगे विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं। सर आप कहां से हो? हम बेटा मंगल ग्रह के रहने वाले हैं। हाँ, विद्युत होता है, सही शब्द ध्यान रखिएगा। और विद्युत में आपको बता चुका हूं, एसी एंड डीसी, कल ये कंसेप्ट में आपको समझा चुका हूं, कौन अच्छी है कौन बुरी है, क्या एसी का मतलब होता है, क्या डीसी का मतलब होता है, ये सभी बातें हम आपको कल बता चुके हैं। जितनी हमें लगा आवश्यकता है उतनी हमने आपको बता दी, इसमें बहुत कुछ है वैसे तो। ये यूपी बोर्ड के लिए है ज्ञान जीएस, हाँ कोई भी बोर्ड का बच्चा पढ़ सकता है, स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए तो है ही है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ विद्युत, ठीक। तो ये आज के जो हमारे जितने भी स्रोत हैं, प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। कैसे? हाइड्रो टरबाइन, टरबाइन के द्वारा हम लोग बिजली बना लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के माध्यम से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। तीव्र प्रवाह युक्त जल से जल विद्युत उत्पादन की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। इसमें भांगड़ा नागल, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन, कोपली हाइडल परियोजना इत्यादि प्रमुख है। बहते हुए जल से, बहते हुए जल से क्या बिजली बना लेते हैं हम लोग, जानते हैं इस चीज को तो। मंगल ग्रह, हाँ बेटा मंगल ग्रह, बिल्कुल मंगल ग्रह। बेटा अभी मंगल ग्रह पर हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए हमने मंगल ग्रह से पलायन किया। और हमारे पास एक वायुयान है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, वायुयान है। उसमें बैठकर हम पृथ्वी ग्रह पर आए थे कि थोड़ा सुकून की जिंदगी जिएंगे पृथ्वी ग्रह पर जाके, क्योंकि पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, यहाँ पानी ज्यादा है। लेकिन हम फंस गए यहाँ पर आके, हमने देखा कोरोना यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी स्थिति खराब है। जब से हम यहाँ पर ही रह रहे हैं, हमारा वायुयान खड़ा है, हम उसके जरिए से मंगल ग्रह पर नहीं जा सकते। लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह पर सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। बिहार बोर्ड के लिए नहीं है सर ये क्लास आपका? हाँ ले सकते हो, कोई भी बोर्ड का हिंदी मीडियम का बच्चा ले सकता है। अंकुर यादव हाय सर, बेटा हाय, बिल्कुल हाय हाय। हाँ मंगल ग्रह, जिसको लाल ग्रह के नाम से जानते हो। किस ग्रह से? सर मंगल ग्रह पर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खतरनाक खतरनाक, बहुत खतरनाक खतरनाक वहां पर एलियन भी मिल जाएंगे देखने को। मैं एलियन नहीं हूं, मैं दूसरे टाइप का प्राणी हूं। ठीक, तो ये क्या है हमारा विद्युत। ताप विद्युत का उत्पादन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग के माध्यम से होता है। ताप विद्युत अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधनों के आधार पर विद्युत उत्पन्न करते हैं। देखिए ये आपका लगा होगा, यहीं से आपके यहाँ पर क्या आती है, लाइट आती है, ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं काफी बड़े बड़े। और यहाँ पर भी कुछ लगा है क्या? हाँ ये बिजली का मीटर है, ये बड़े बड़े खंबे हैं जहां से आप लोगों के यहाँ पर लाइट आती है। चलिए, तो बहुत कुछ था। आज हमने क्या देखा बेटा? आज हमने परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में जानकारी करने की कोशिश की। सर हमको भी अपनी वायुयान दिखाओ।
अजय कुमार गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। बेटा वायुयान देखने के लिए आपको यहाँ दिल्ली आना पड़ेगा। उसका फोटो नहीं खींचते, क्योंकि हमारा कैमरा उसका फोटो ही नहीं खींच पाता। इस पृथ्वी पर जितने भी मोबाइल हैं या किसी भी किस्म का मोबाइल है, किसी में ताकत नहीं है कि हमारे वायुयान की फोटो खींच के कहीं भेज सके। क्यों? मोबाइल हैंग होने लगता है अगर फोटो खींचने की कोशिश की। हमने भी एक दिन कोशिश की खींचने की, तो हमारा मोबाइल डेड हो गया, खराब हो गया, दूसरा खरीदना पड़ा, इसलिए कोई उसकी फोटो नहीं खींचता। सर हमको भी अपने वायुयान को दिखाओ। नहीं, वायुयान नहीं दिखा सकते। 2021 की क्लास नहीं मिल रही है। क्यों बेटा? 2021 की क्लास देख लो, होगी, जरूर होगी। स्कंद मिश्रा। सर हमारे यहाँ प्लांट बन रहा है लाइट का। अंकुर यादव, हाँ हो सकता है राजस्थान वगैरह में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा राजस्थान वगैरह में ज्यादा देखने को मिलती है। मैं नया स्टूडेंट हूं अजय कुमार, कोई बात नहीं, आज से आप पुराने हो जाओगे, टेंशन मत लो। देख लो बेटा, स्कंद मिश्रा मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्ञान जीएस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जानकारियां बताइए। आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ, बच्चे आप सवाल करते हो कि सर ये बिहार बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए। अब मान के चलिए हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, मान के चलते हैं कि हम इतिहास में आपको यूपी बोर्ड में दिया हुआ है महात्मा गांधी। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थी को ही महात्मा गांधी पढ़ने हैं, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को महात्मा गांधी नहीं पढ़ने, उनके सिलेबस में नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है कुछ कम बातें हों, कुछ ज्यादा हों, लेकिन होंगी जरूर, अवश्य होंगी। वैष्णवी पालीवाल, हेलो सर, हेलो। अच्छा, पता एटा में सर। अंकुर यादव, अच्छा एटा में। हाँ, एटा के पास ही है जहां पर हमारा क्या है, जन्मभूमि। पता बता दें हम अपना? अरे पता मत सुनो, हमारा कुछ अलग भाषा है हमारे ग्रह की। लीजिए पता बता देते हैं, पढ़ लो इसे, ये क्या लिखा है। ये हमारे ग्रह का एड्रेस है, अब पढ़ लो ये क्या लिखा है, इसको पढ़ पाओ तो आ जाना। ठीक, तो मेरे ख्याल से बच्चों इंडिया का मैप बनाओ सर। बेटा अंकुर यादव, हमारी जो मैप की कक्षाएं हैं हमने आपको बता तो दिया, वो कब से शुरू होंगी? 19 या 20 तारीख से। अगर हमारी तबीयत सही रही तो हम 19 जुलाई या 20 जुलाई से आपकी मैप की कक्षाएं लेंगे। हमने ये प्रॉमिस आपसे पहले ही कर दिया है। उसमें भारत का मैप भी सिखाया जाएगा आपको, विश्व का मैप भी सिखाया जाएगा, सब चीजें सिखाई जाएंगी मैप के जरिए से। हाँ बच्चों। अरे राम, सॉरी। सर कितने चैप्टर पर पहुंचे हैं? अभी ये 5वां चैप्टर चल रहा है बेटा। लैब कितने बजे आते हो? ठीक 12 बजे। स्कंद को बता, हम बेटा रोज क्लास लेते हैं एसएसटी की, रोज। हमारे नाम से सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो हमारे नाम से सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी। 12 बजे आते हैं बेटा हम रोज लाइव, 12 बजे लाइव आते हैं हम, आ जाया करिए आप लोग, बुधवार को छोड़कर 12 बजे लाइव कक्षा होती है दोपहर के। हाँ, ये नया बैच ही चल रहा है। हाँ, अगर बैच देखना चाहते हो तो हमारा विद्याकुल ऐप स्टोर कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। तो बेटा हमारी जो क्लास है वो आज की यहां पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में जानकारी करेंगे। किसके बारे में? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। आज हमने परंपरागत देखा, कल हम गैर परंपरागत देखेंगे। गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये कल के वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, तो मेरे ख्याल से आज की कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने साथ वाले दोस्तों को जोड़िए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी इस कक्षा का आनंद ले पाए।
तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।